नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एसकेसी डिफेंस एकेडमी के अंदर। मैं आपका हिस्ट्री टीचर हिमांशु योगी। तो जैसा कि आप सबको पता है, सल्तनत काल हम लोग पढ़ रहे थे। सल्तनत काल के अंदर हमने लास्ट सैयद वंश पढ़ लिया था, उससे पहले तुगलक वंश पढ़ लिया था और अब हमें पढ़ना है लोधी वंश। उससे पहले मैं बता दूं, आज दिन के अंदर ऊपर वाले फ्लैट के अंदर थोड़ा काम चल रहा था, तो बहुत आवाज़ें आ रही थी, इसलिए मैं दिन के अंदर वीडियो नहीं बना पाया और अभी रात के अंदर वीडियो बना रहा हूँ। और रात में जयपुर में बहुत सर्दी है, बहुत ही ज़्यादा सर्दी है। मैंने 3-4 जैकेट, स्वेटर, इसके इनर, टी शर्ट और इतनी सारी चीज़ें पहन के फिर भी ठंड लग रही है। तो बात करने वाले थे हम लोधी वंश के बारे में। तो सबसे पहले तो बताऊं, लोधी वंश कोई बड़ा वंश नहीं है। जैसे सैयद वंश छोटा सा था ना, वैसे है ना लोधी वंश के भी 3 ही शासक हैं जिनका नाम हमें मिलता है मुख्यतः, क्योंकि लास्ट में फिर बाबर आ जाता है, फिर मुगल साम्राज्य की स्थापना स्टार्ट हो जाती है। तो आज के हम इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं लोधी वंश, और इसके बाद कल हम पढ़ेंगे विजयनगर एम्पायर। तो बात करें लोधी वंश की, तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेते हैं, लोधी डायनेस्टी। लोधी डायनेस्टी का पहला शासक कौन था? लोधी डायनेस्टी का पहला शासक था बहलोल लोधी। बहलोल लोधी। बहलोल लोधी कौन था? बहलोल लोधी संस्थापक था किसका? लोधी डायनेस्टी का। सैयद वंश के बाद में अगर कोई दूसरा वंश आया था तो वो था लोधी साम्राज्य। लोधी साम्राज्य के अंदर बहलोल लोधी राज करता है 1451 से लेकर 1489 तक इसका शासन चलता है। उससे पहले मैं बता दूं आपको लोधी डायनेस्टी के बारे में। ये लोग अफगान थे, दे आर अफगान्स, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दे आर हॉर्स ट्रेडर्स। और तीसरा पॉइंट इसके बारे में, लास्ट डायनेस्टी ऑफ सल्तनत एरा। लोधी साम्राज्य के अंदर ये दे आर अफगान, हाँ ये अफगान थे, अफगान से आए हुए थे, अफगानी थे। और हॉर्स ट्रेडिंग, मतलब हॉर्स का काम करते थे, हॉर्स का घोड़े बेचते थे, घोड़े खरीदते थे। लास्ट डायनेस्टी थी सल्तनत काल की। अब बात करें बहलोल लोधी की, तो बहलोल लोधी का सही नाम था बहलोल शाह गाजी। बहलोल शाह गाजी, ठीक है। बहलोल शाह गाजी इसका रियल नेम था। इसने अपने शासनकाल के अंदर क्या किया? इसने अपने शासनकाल के अंदर ना सबसे पहले तो ज्यादातर चीजें तो नहीं की थी, बस वही नॉर्मली से की थी, पर इसने एक सिक्के चलाए थे जिसका नाम क्या था? बहलोली कोइन। बहलोली कोइन या फिर बहलोली सिक्के। और इन सिक्कों की खास बात यह है कि ये ना जब तक अकबर आया था ना, अकबर के आने तक ये सिक्के एग्जिस्टेंस के अंदर थे, बंद नहीं किए गए थे। बहलोल लोधी के चलाए हुए सिक्के बहलोल कोइंस है ना। और इसके बारे में क्या पॉइंट मिलता है? और इसके बारे में ये मिलता है, ही डोंट यूज थ्रोन। आप सबको पता ही होगा क्या होता है। हाँ, तो बहलोल लोधी के बारे में 3 ही पॉइंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये डायनेस्टी ज्यादा बड़ी थी भी नहीं। इसका जो मेन इंपॉर्टेंट राजा था जिसने 3-4 काम किए थे वो था सिकंदर लोधी। बहलोल शाह लोधी का, बहलोल शाह गाजी या फिर बहलोल लोधी का तीसरा पुत्र। तो ही डोंट यूज थ्रोन, बहलोली कोइन इसने चलाया था, ये इसका सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बारे में पूछा जाता है। बहलोल शाह गाजी इसका रियल नेम था, जिसके बारे में मिलता है। ये अफगान थे, ये हॉर्स बेचने का काम करते थे और लास्ट डायनेस्टी थी सल्तनत काल की। अब इसके बाद में हम पढ़े सिकंदर लोधी, तो यहीं पे लिख देता हूँ सिकंदर लोधी। माना जाता है कि इसका सही नाम था, माना जाता है कि सिकंदर लोधी का सही नाम था निजाम खान। क्या नाम था इसका सही? निजाम खान, रियल नेम। ये मिटा रहा हूं ना मैं, दे आर अफगान से होगी वाली बातें। निजाम खान उसका रियल नेम था। अब होता क्या है कि बहलोल लोधी था ना, उसके 9 पुत्र थे, तो 9 में से ये तीसरे नंबर का पुत्र था, ये राजा बना था।
ही वॉज थर्ड सन ऑफ बहलोल लोधी आउट ऑफ 9। 9 बच्चे थे, उनमें से ये तीसरे नंबर का लड़का था और ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही विद्वान था, पढ़ा लिखा भी था। जितने भी बहलोल लोधी के अंदर, बहलोल डायनेस्टी मतलब लोधी डायनेस्टी के अंदर जितने भी राजा हुए थे उनमें से सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन था? सिकंदर लोधी था, ये माना जाता है। उसके बाद में इसके बारे में पॉइंट मिलता है कि 1504 ईस्वी के अंदर सबसे पहले तो राजा कब से कब तक रहा? ये राजा रहा था 1489 से लेकर 1570 तक। उसके बाद में इसके बेटे का राज चलता है। और इसके बारे में क्या पॉइंट मिलता है? ही एस्टेब्लिश्ड आगरा इन 1504। आगरा को किसने बसाया? तो आगरा बसाने वाला व्यक्ति का नाम क्या मिलता है? सिकंदर लोधी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लो, पूछ लेता है कई बार। उसके बाद में ही मेड आगरा एज ए कैपिटल इन 1506। 1506 के अंदर इसने क्या किया था? आगरा को अपनी राजधानी बना दिया था। और इसके बारे में क्या पॉइंट मिलता है? इसने 3 विभाग बनाए थे अलग अलग, कृषि के लिए, संगीत के लिए और दवाइयों के लिए। तो सबसे पहले गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी विभाग बनाया था, जो कि किससे रिलेटेड था? कृषि, फार्मिंग लिख देता हूं। दूसरा बनाया था फरहांग ए सिकंदरी। फरहांग ए सिकंदरी था मेडिसिन्स से रिलेटेड। और तीसरा आपको मिलता है लज्जत ए सिकंदरी। और ये किस लिए था? लज्जत ए सिकंदरी था म्यूजिक से रिलेटेड, गायन से रिलेटेड। उसके बाद में इनके बारे में क्या पॉइंट मिलते हैं कि जैसे कि मुस्लिमों के अंदर अलग अलग रिवाज होते हैं, अलग अलग रस्में होती है। जैसे एक तो ताजिया निकालने की, मुहर्रम के ऊपर जो ताजिया निकालते हैं उसकी प्रथा होती है। तो ये ऐसा राजा था जिसने ताजिया निकालने पर रोक लगा दी थी, प्रतिबंध कर दिया था। और इसने क्या किया था? और इसने जो महिलाएं हैं वो जो पीर बाबा के दर्शन पे जाती थी, तो पीर बाबा के दर्शन पे जाने के लिए महिलाओं के ऊपर रोक लगा दी थी, ऐसा था। और इनके बारे में मिलता है कि ये कविता ये लिखते थे गुलरुखी के नाम से। ये फारसी भाषा के अंदर कविताएं लिखते थे, क्योंकि ये पढ़े लिखे भी थे, इनका कविताओं के अंदर रुचि थी, इसलिए कविताएं लिखते थे गुलरुखी नाम से फारसी के अंदर। ये सवाल काफी बार पूछा गया है एग्जाम्स के अंदर अलग अलग, कि ऐसा कौन सा राजा था जो है ना फारसी के अंदर गुलरुखी के नाम से कविता लिखता था, या फिर ऐसा आता है कि सिकंदर लोधी फारसी के अंदर किस नाम से कविता लिखता था। अलग अलग प्रकार से मिल जाता है। अब बात करें आगे इनके बारे में, तो सबसे पहले मैं लिख दूं कि बैन ऑन सम ऑफ मुस्लिम या फिर इस्लाम इवेंट्स लाइक ताजिया, ठीक है। और इनके बारे में जो मैंने बताई वही बात की ना, इन्होंने बैन लगा दिया था महिलाओं का पीर बाबा जाने के लिए। लेकिन ये तो लाइन क्या लिखूंगा तो लिख लो। इसके बारे में बहलोल लोधी अगर मैं मिटा रहा हूँ है ना, इधर साइड में लिख रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ बहलोल लोधी लिख लिया होगा, अभी तक इंतजार नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पे इसके बारे में लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? ही राइट पोएट्रीज in Farsi language he write poetry in Farsi language by name of गुलरुखी। ये बात याद रखना भाई, गुलरुखी के नाम से कविताएं लिखते थे, किसके अंदर? फारसी भाषा के अंदर। तो ये हो गया सिकंदर लोधी के बारे में जितनी भी हमें जानकारी मिलती है वो इतना ही था। सिकंदर लोधी के बारे में कोई ज्यादा बातें नहीं थी, पर ये भी बहुत सारे इसने ये काम किया है, बहलोल लोधी से ज्यादा ही किया है।
हाँ, सबसे मेन है कि आगरा वाला बात याद रखना, गुलरुखी वाली बात याद रखना, जो इन्होंने ना ये विभाग बनाए थे, ये वाली बातें याद रखना। अब बात करें ऐसे शासक जिसका नाम आपने सबने सुना होगा लोधी वंश के, जिसका नाम था इब्राहिम लोधी। अब इब्राहिम लोधी क्या होता है? इब्राहिम लोधी अकेला नहीं था जो उस टाइम पे राजा बना था, उसका एक भाई भी था। भाई का नाम था जलाल खां। जलाल खां को बनाया गया था जौनपुर का शासक, और इब्राहिम लोधी को बनाया गया था दिल्ली का शासक। तो आओ यहाँ पे बात कर लेते सिकंदर लोधी। सबसे पहले समझो, सिकंदर लोधी था, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के दो बेटे हैं, एक का नाम है जलाल खां, जलाल खां, दूसरे का नाम है इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी। जलाल खां को दी जाती है जौनपुर की जागीर। जौनपुर, जौनपुर किसने बसाया था? तुगलक डायनेस्टी का राजा था। याद करो, कमेंट के अंदर बताना कि जौनपुर किसने बताया था, पढ़ा चुका हूं। इब्राहिम लोधी को बनाया गया दिल्ली का शासक, ठीक है। इब्राहिम लोधी को बनाया गया दिल्ली का शासक और जलाल खां को बना दिया जौनपुर का शासक। दोनों को अलग अलग जागीरें दे दी। अब उसके बाद में हुआ क्या कि इब्राहिम लोधी का युद्ध होता है पहला पानीपत का 1526 के अंदर बाबर के साथ। पहले पानीपत के युद्ध के अंदर इब्राहिम लोधी हार जाता है और भारत से लोधी वंश समाप्त हो जाता है। अब ये इससे बाबर आए। बाबर का तो कोई रोल था ही। बाबर फरगना का था, शासक था, वहां पे अपने डाकू टाइप से लुटेरा था, कोई उसका ज्यादा कोई काम नहीं था। यहाँ पे उसको बुलाया किसने? इब्राहिम लोधी के चाचा ने बुलाया। क्यों बुलाया? क्योंकि इब्राहिम लोधी इतना लालची हो चुका था कि अपने भाई को मार के ये समझता था कि मैं दिल्ली पर राज करता हूँ तो जौनपुर भी मेरे अंडर आता है, तो जौनपुर का राजा भी मैं ही होना चाहिए। इस हिसाब से ना जो बांटा था, अब सिकंदर लोधी ने बांटा है तो कुछ सोच समझ के बांटा होगा, तो इसके चाचा वाचा की बात की होगी, तो ये बात उनको पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने आमंत्रण किया। किसको किया? बाबर को, कि आप आओ हिंदुस्तान और ऐसा ऐसा है तो आप यहाँ पे, हम आपकी मदद करेंगे, ये करेंगे। तो उस टाइम पे बाबर ने सोचा कि क्यों ना हम हिंदुस्तान जाएं और वहां पे राज करेंगे, वहां से हमें सपोर्ट भी मिल रहा है और वहां के जो लोग हैं वो भी ज्यादा टैक्स ज्यादा मिलेगा। तो दो बंदों ने बुलाया था, एक तो पंजाब के राजा थे उन्होंने बुलाया था, और एक जो इब्राहिम लोधी के चाचा थे उन्होंने बुलाया था भारत में बाबर को। जब बाबर आता है तो बाबर पानीपत के युद्ध के अंदर पहली बार हरा देता है इनको, और उसके बाद में पता है मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है 1526 से लेकर पहला शासक बाबर। तो अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा कि इब्राहिम लोधी ने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, ऐसा कौन सा कारण था जिसके कारण बाबर भारत के अंदर प्रवेश किया। तो ये वाली बात तो हो गई कि इब्राहिम लोधी और इनको अलग अलग डाल दिया। तो एक बात और लिख लेना यार कि है ना, संत कबीर थे, सेंट कबीर वाज कंटेम्परेरी इन द कोर्ट ऑफ सिकंदर लोधी। ये सिकंदर लोधी की कोर्ट के अंदर थे, एक बात ये लिख लेना है ना। उसके बाद में इब्राहिम लोधी के बारे में जैसे मैं बता रहा था, तो इब्राहिम लोधी को मरवाने के लिए किसी दो लोगों ने संदेश भेजे थे, एक तो इसके चाचा, इसका अंकल, और एक पंजाब का राजा, अंकल एंड पंजाब की। पंजाब किंग ने तो पहले भी भेजा था, इसलिए भेजा था ताकि बाबर भारत आए, इसलिए नहीं भेजा था कि है ना इब्राहिम लोधी को मार सके। अंकल का नाम मिलता है हमें जब भी हम अंकल का नाम मिलता है आलम खान, और पंजाब के राजा का नाम मिलता है दौलत खान। आलम खान, और दौलत खान, ठीक है। पंजाब के राजा का नाम मिलता है दौलत खान और अंकल का नाम मिलता है आलम खान। अब आप जब न्योता दिया, 2 मिनट, हाँ, तो पंजाब के राजा था दौलत खान। अब इन दोनों ने भारत के अंदर बाबर को बुला लिया। अब बाबर जब आया तो बाबर आते ही कैसे जीत गया? क्योंकि इब्राहिम लोधी के पास बहुत बड़ी सेना थी, बहुत बड़ी सेना, पर बाबर के पास छोटी सेना थी। फिर भी बाबर के जीतने के दो मुख्य कारण थे। दो मुख्य कारणों में से दो मुख्य कारणों में पहला कारण मिलता है बाबर पहली बार भारत में तोप लेकर आया। तोप लेकर आया, क्या लेकर आया बाबर? पहली बार भारत में तोप लेकर आया। तो तोप जैसी कोई भी मशीन या फिर कोई भी वेपन भारत के लोगों ने पहली बार देखा था, इब्राहिम लोधी की सेना ने पहली बार देखा था, इसलिए वो हारी। तोपची था, तोपची का नाम क्या मिलता है? जो पहला आया था बाबर के साथ, उस तोपची का नाम क्या मिलता है? उसका नाम मिलता है उस्ताद अली, उस्ताद अली। और उसके बाद में दूसरा कारण था तुगलक नुमा पद्धति, तुगनुमा पद्धति, तुगनुमा पद्धति।
समझाऊंगा अभी क्या होती है पद्धति। हाँ, तुगनुमा पद्धति, और ये इसका मुस्तफा नाम का व्यक्ति था जो इसमें माहिर था, जो इसके साथ आया था। देखो पहले क्या होता था कि है ना, जैसे युद्ध लड़ रही है तो ये सामने की सेना, ये सामने की सेना, दोनों आपस में भिड़ रही है ना। पर अकबर जब बाबर आया तो बाबर ने तो तोप लाया सामने से, उससे पहले लोग घबरा गए। दूसरा क्या किया कि इधर से भी सेना भेजता, इधर से भी सेना भेजता, तुगलकमा पद्धति, मतलब घेरे के अंदर घेर लेती सारी सेना इस सेना को, फिर मारती आगे पीछे चारों तरफ से। तो इस पद्धति को बोलते हैं तुगनुमा पद्धति। तो तुगनुमा पद्धति के कारण और भारत के अंदर तोप लाया, उस दो कारणों के कारण क्या होता है कि बाबर आते ही विजय हो जाता है, और इब्राहिम लोदी की एक बहुत विशाल सेना जो होती है, बहुत बड़ी सेना होती है, वो इसके सामने टिक नहीं पाती है। तो यही कारण थे जिसकी वजह से बाबर का भारत के अंदर राज आता है और इब्राहिम लोदी का राज चला जाता है। पर वही बात है कि घर का भेदी लंका ढहे, आलम खान ने लंका ढही, पंजाब हिंदुस्तान के राजा दौलत खान ने लंका ढही, इसीलिए इनकी लंका ढह गई। बाकी बस इतना सा ही है, लोधी साम्राज्य कोई ज्यादा बड़ा नहीं है। 1526 के अंदर बैटल ऑफ पानीपत के अंदर हार जाता है। ही डाइड इन बैटल ऑफ पानीपत। एक बात और, सल्तनत काल में या फिर इससे पहले जितने भी राजा हुए थे, युद्ध भूमि में कोई राजा मारा गया है आज तक, तो वो एकमात्र राजा मारा गया है इब्राहिम लोदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हु इज द फर्स्ट किंग और हु इज द ओनली किंग हु डाइड इन द बैटलफील्ड, ऐसा मिलता है ना। तो युद्ध भूमि में मारे जाने वाला पहला राजा कौन था? इब्राहिम लोदी था। या फिर एकमात्र राजा कौन था? इब्राहिम लोदी था। बैटल ऑफ पानीपत के अंदर 1526 के अंदर कौन हार जाता है? इब्राहिम लोदी हार जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, और जीत कौन जाता है? बाबर। और बाबर आकर नया अपना वंश बसाता है, मुगल वंश, और सल्तनत काल का यहीं पे एंड होता है। सल्तनत काल बस इतनी ही थी, अब आगे आएगा मुगल वंश, मुगल साम्राज्य, हमें वो पढ़ना है। अगर आपको इस लेक्चर के अंदर कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। और एक सवाल जो मैंने आपसे पूछा कि जौनपुर किसने बसाया था, वो आप मुझे जरूर बताएंगे कमेंट करके, क्योंकि मैंने ये तुम्हें पढ़ा रखा है कि जौनपुर किसने बसाया। 2 दिन पहले एक तुगलक वंश पढ़ाया था, उसके अंदर मैंने तुम्हें पढ़ाया 2 दिन पहले। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना इसके डिफेंस एकेडमी को। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगली वीडियो।